आज संपूर्ण समाधान दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के डीएम सूर्यपाल गैंगवार मोहनलालगंज तहसील पहुंचे, जहां उन्होंने फरियादियों की समस्याएं सुनी और उसको निस्तारित करने के लिए तत्काल उस मातहत को निर्देश दिए। वहां तकरीबन 100 से अधिक ऐसे मामले आए जो ज़मीनी विवाद से जुड़े थे। इसके साथ ही साथ मारपीट और कहीं ना कहीं धोखाधड़ी के मामले भी उनके सामने आए, जिसको निस्तारण के लिए उन्होंने अपने मातहतों के पेच कसे और उनको निर्देश दिया कि जल्द से जल्द इस मामले को निपटारा करवाए। इतना ही नहीं, डीएम सूर्यपाल गैंगवार ने ये भी फरियादियों से कहा कि वो बिना डरे बिना समझे किसी भी वक्त थाने और डीएम तक आके अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकते हैं और उसका तत्काल प्रभाव से निस्तारण भी करवाया जाएगा। कैमरामैन संदीप के साथ नंदन श्रीवास्तव, प्राइम न्यूज़, लखनऊ। अमरोहा वर्तमान सांसद ने आज अपने आवास पर जो बिजली के अधिकारी हैं उनके साथ समीक्षा बैठक की और समीक्षा बैठक में उन्होंने जो समस्याएं हैं जनपद अमरोहा की, जैसे जर्जर तारों की समस्या और जो जर्जर खंभे हैं उनकी समस्या को लेकर उन्होंने समीक्षा बैठक की है, जिससे उन्होंने जो कहा है कि ये जल्दी से जल्दी काम कराया जाए। उन्होंने जानकारी देते हुए जो कुंवर दानिश अली हैं उन्होंने बताया है कि जो बजट पास हुआ है अमरोहा जनपद के लिए जर्जर तारों का, उन्होंने एक बार वहाँ सांसद में भी इसकी आवाज़ उठाई थी कि जो अमरोहा जनपद में जर्जर तार हैं उनको लेकर काफ़ी दिक्कत अमरोहा जनपद में हो रही है। उसके लिए उन्होंने संसद में भी एक बार आवाज़ उठाई थी और मोदी जो प्रधानमंत्री हैं उनसे भी कहा था, जिसको लेकर 130 करोड़ का बजट अमरोहा जनपद वासियों के लिए जर्जर तारों के लिए पास हुआ है। वहीं उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हैं उन्हों का कहना था कि जब नोटबंदी के समय ये नोट का जो फैसला है उनका सही है, जिससे काला धन वापस आएगा। उन्होंने कहा कि 1000 का नोट काफ़ी बड़ा होता है, जिसकी वजह से उन्होंने 2000 का नोट से छोटा बनाया, जिससे कि पब्लिक को राहत मिल सके। और उन्होंने गोवा की एक मीटिंग में यही भी कहा था कि अगर ये मेरा फैसला गलत होगा तो मुझे सूली पे लटका देना। कुंवर दानिश अली ने बताया। कुंवर दानिश अली अमरोहा सांसद कुंवर दानिश अली ने बताया कि 2000 के नोटबंदी का जो प्रधानमंत्री का फैसला है वो सरासर गलत है, क्योंकि वह जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता है पब्लिक को लाइन में लगाने का काम करते हैं, जिससे कि पब्लिक अपना मकसद भूल जाए और लाइन में लगी रहे और अपना जो समय है वो उनका जो कीमती समय है वो लाइन में लगकर ख़त्म हो जाए और वो सब कुछ भूल जाएं कि उन्हें दिशा भटकाने का काम कर रहे हैं। प्राइम न्यूज़, संजय कुमार, अमरोहा। लखनऊ में आज से हज यात्रियों को भेजने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सुबह 12 बजे से लोगों को फ़्लाइट के द्वारा हज भेजने का जो सिलसिला है वो आज से शुरू हो चुका है। कहा यह जा रहा है करीब 13,000 लोग हज यात्रा करेंगे। लखनऊ के आसपास के ज़िलों की अगर बात की जाए तो करीब 13,000 लोगों हज यात्रा के लिए रवाना किए जाएंगे। तो वहीं पूरे उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो करीब 25,000 लोग हज की यात्रा करेंगे। लखनऊ में आज 2 फ्लाइट रवाना की गई हैं। सुबह 12 बजे करीब 500 से ऊपर लोगों को हज के लिए भेजा गया है, तो वहीं दोपहर 3 बजे के आसपास 200 से कुछ लोगों को भेजा जाएगा। कहा यह जा रहा है कि आज उत्तर प्रदेश के मंत्री दानिश आज़ाद ने हरी झंडी दिखाकर हज यात्रियों को रवाना किया है। फ़िलहाल जो हज यात्रा करना लोग जा रहे हैं उनके लिए व्यवस्थाएं भी पूरी की गई हैं। लखनऊ के हज हाउस में बाकायदा उन लोगों के बैठने का बंदोबस्त किया गया है, डॉक्टरों के पैनल का बंदोबस्त किया गया है। फ़िलहाल यही कहा जा सकता है कि आज से हज के लिए जाने वालों के लिए लखनऊ से फ़्लाइट रवाना की जा रही है। लखनऊ से आशीष कुमार वर्मा, प्राइम न्यूज़। केंद्र सरकार के द्वारा लगातार जन औषधि केंद्रों को खोला जा रहा है, जिसके
से लोगों को इलाज में परेशानी का सामना न करना पड़े। इसी क्रम में औरैया के 100 शैय्या जिला अस्पताल में जन औषधि केंद्र का उद्घाटन मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य अरविंद कुशवाहा के द्वारा किया गया। इस मौके पर प्राचार्य ने बताया, वैसे तो सभी दवाइयां अस्पताल में निःशुल्क उपलब्ध होती हैं, किन्हीं परिस्थितियों में यदि कोई दवा उपलब्ध नहीं होती है तो इन केंद्रों से सस्ते दामों पर लोगों को दवा उपलब्ध होगी, जिससे किसी भी ज़रूरतमंद को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जन औषधि केंद्र के खुलने के समय जनपद के तमाम स्वास्थ्यकर्मी मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें कि जन औषधि केंद्र के खुलने से जनपद के लोगों सहित तीमारदारों में खुशी देखी गई। अवधेश अवस्थी, प्राइम न्यूज़, औरैया। जनपद अमरोहा के धनौरा में रतन बाबा टिकैत इंटर कॉलेज में 15 वर्षीय छात्र जो आजमपुर का रहने वाला था, वह पढ़ता था, मगर अज्ञात कारणों की वजह से उसने आज गंगा में नहर में कूदकर आत्महत्या कर लिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राम गंगा पोषक नहर की, जो धनौरा थाना क्षेत्र में स्थित है। और उस नहर में आए दिन लगातार हादसे होते रहते हैं। अभी 2-4 दिन पहले भी एक युवक ने वहां डूबकर अपनी जान गंवाई थी, मगर अभी तक युवक का कोई पता नहीं चल पाया है। तो उसी को लेकर आज हम बात करते हैं रामगंगा पोषक नहर की, जहां एक छात्र जो 15 वर्षीय छात्र इंटर कॉलेज में पढ़ता था, उसने अज्ञात कारणों के चलते रामगंगा पोषक नहर में कूदकर अपनी जान गंवाई है। अभी तक जो छात्र है उसका कोई पता नहीं चल पाया है। वहीं मौके पर उसके परिजन भी वहां पहुंच गए हैं और पुलिस प्रशासन भी वहां पहुंच गया और तैराकियों ने बच्चे को ढूंढना शुरू कर दिया है। मगर अभी तक ये कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर जो 15 वर्षीय छात्र था उसने क्यों ऐसा कदम उठाया और रामगंगा पोषक नहर में कूदकर अपनी जान गंवाई है। प्राइम न्यूज़, संजय कुमार, अमरोहा। यूपी पावर कॉरपोरेशन की अध्यक्ष ने एसडीओ विद्युत सौरभ पटेरिया को निलंबित कर दिया है। एसडीओ के निलंबन से विद्युत विभाग में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें, एसडीओ विद्युत सौरभ पटेरिया पर कई अनियमितताएं करने का आरोप लगा करके उच्चाधिकारियों से शिकायत की गई थी, जिस पर उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन की एमडी एम देवराज ने निलंबन की कार्रवाई करते हुए जांच के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही एसडीओ सौरभ पटेरिया को उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड शक्ति भवन लखनऊ से संबद्ध कर दिया गया है। आपको बता दें कि एसडीओ सौरभ पटेरिया पर आरोप है कि डीजल गाड़ी में पेट्रोल डलाने की हेराफेरी के साथ जेई की चेकिंग बुक का उपयोग करने सहित तमाम तरीके की अनियमितताएं की गई थीं, जिस पर उन्हें प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया है, जिस पर कार्रवाई करते हुए एसडीओ को निलंबित कर दिया गया है। अवधेश अवस्थी, प्राइम न्यूज़, औरैया। सटे जो शहर के सटा हुआ गांव एक नीर है, वहां पर एक भीषण हादसा हो गया, जहां पर शादी की तैयारियां चल रही थी। आज रविवार को संजीव सिंह सोमवंशी की बेटी की बारात आनी थी और वहां पर शादी की तैयारी में पकवान बनाए जा रहे थे और सिलेंडर के लीकेज की वजह से वहां पर भीषण हादसा हो गया, जिसमें संजीव सिंह की पत्नी लक्ष्मी सिंह और उनकी बहन शर्मिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। संजीव सिंह की माँ और 2 लोग भी गंभीर रूप से झुलस गए, जिनका मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। हादसे की सूचना पर पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी और डीएम मंगला प्रसाद सिंह भी मौके पर पहुंचे। राहत बचाव कार्य किए गए। फिलहाल जो घायल हैं उनको जो है अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जो मृतक हैं उनके शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जो शादी की खुशियाँ मातम में बदली, पूरे गांव में सन्नाटा पकड़ा हुआ है। तमाम मेहमान जो थे वो भी धीरे धीरे अब उसके अंतिम संस्कार में चले गए हैं और वहाँ पर जो मातम का माहौल बना हुआ है। अब देखने वाली बात होगी शासन प्रशासन इस पर कैसे उनको राहत देता है, क्योंकि घर के सारा गृहस्थी भी जलकर राख हो चुकी है और उसके मुआवजे की भी मांग कुछ लोगों ने की है। देखने वाली बात होगी इस पर क्या संज्ञान लिया जाता है। फिलहाल शादी का घर था पूरी तरीके से मातम में बदल चुका है और परिवार में तरह तरह के विलाप किए जा रहे हैं। फिलहाल जो लड़की की शादी थी वो भी पोस्टपोन कर दी गई है। बताया गया है कि अगले माह उनकी शादी की जाएगी। फिलहाल जो गांव है नीर, वहां पर तमाम जनप्रतिनिधि भी पहुंच रहे हैं और जो दुखी परिवारों को ढांढस करने का काम किया जा रहा है। कैमरा पर्सन अनूप शादी का गुप्ता, प्राइम। यूपी के जौनपुर में 2 पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर जमकर मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल हो रहा है। जी हां, आपको बता दें कि जौनपुर जिले के बक्सा थाना क्षेत्र के पूरा मामला है। वहीं इस वीडियो वायरल होने के बाद कहीं न कहीं जौनपुर पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लिया है। जिस तरीके से
जौनपुर के जो आपको बता दें कि सदर जो क्षेत्राधिकारी है संतराम उपाध्याय ने जानकारी दी है कि 3 फुट के जो आपको बता दें कि जिस तरीके से दोनों पक्ष जो 3 फुट की कोली को लेकर विवाद था, जमीन को लेकर विवाद था, वहीं इस मारपीट के मामले को लेकर एक पक्ष से कुल 11 लोग घायल हैं और दूसरे पक्ष से 3 लोग घायल हैं। फिलहाल जौनपुर पुलिस ने जानकारी दी कि दोनों पक्षों के पीड़ित परिजनों ने तहरीर थाने में दी है और दोनों पक्षों की तरफ से गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लेकिन जिस तरीके से आपको बता दें कि जो मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल होने के बाद कहीं न कहीं जौनपुर पुलिस अब एक्शन मोड में दिखाई दे रही और जो आरोपी हैं उनकी तलाश में लगातार जुटी है। और वहीं क्षेत्राधिकारी ने जानकारी दी जिस तरीके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इसके पहले भी ये जो दोनों पक्ष से विवाद कर चुके थे और ये जो मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पे लगातार तेजी से वायरल होने के बाद अब जौनपुर पुलिस इस वायरल वीडियो के आपको बता दें कि संज्ञान लेने के बाद अब विधिक कार्रवाई करते हुए जो आरोपी है उनकी जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी। जिस तरीके से आपको बता दें कि जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए, एक पक्ष से 11 लोग और दूसरे पक्ष से 3 लोगों को गंभीर रूप से चोट आई है। जौनपुर से राहुल यादव, प्राइम न्यूज। मेरठ में बदमाशों ने बड़ी डकैती को अंजाम दिया है। वहीं परिवार को बंधक बनाकर खाने के बहाने घर में घुसे, देर रात और बड़ी वारदात को अंजाम देकर चले गए। लाखों के सामान पर हाथ साफ किया, वहीं 50,000 की नकदी लेकर रफू चक्कर हो गए और परिवार को बंधक बनाकर उनके साथ मारपीट की और हथियारों के बल पर इस वारदात को अंजाम दिया। पूरा मामला मेरठ के मुनाली थाना क्षेत्र के नंगलामल गांव का है, जहां देर रात अज्ञात बदमाश एक घर पर धावा बोलते हैं। जो दरवाज़ा खुलवाते हैं वो इस बहाने से खुलवाते हैं कि हमें खाना खाना है। खाना खाने के बहाने वो अंदर एंटर होते हैं और पूरे परिवार को बंधक बना लेते हैं हथियारों बल पर। और जिस तरीके से उनके साथ मारपीट की जाती है, छोटे बच्चे के साथ में दबाव बनाकर पूरे जो घर में जेवरात रखे थे सोने चांदी के वो लेकर चले गए। साथ ही 50,000 रुपये नकदी बताई जा रही थी, तो उन्होंने उस नकदी पर भी हाथ साफ किया है। परिवार के साथ मारपीट की है। वहीं पीड़ित परिवार ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। जो रास्ते में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं या अन्य जांचों पर डॉग स्क्वाड की टीम वहां पर पहुंची। एसपी देहात जो है वो मौके पर पहुंचे थे भारी पुलिस फोर्स के साथ में और इस मामले की जांच कर दी है और आसपास के जो बदमाश है उनकी भी लगातार तलाश शुरू कर दी है और आरोपियों को पकड़ने का लगातार मेरठ पुलिस प्रयास कर रही है। अब देखने वाली बात होगी जिस तरीके से इसे ब्लाइंड डकैती डाली गई है बदमाशों के द्वारा, उसको कब तक पुलिस खोलती है और आरोपियों को पकड़कर जेल भेजती है। कैमरामैन वंश के साथ सलीम सैफी, प्राइम न्यूज, मेरठ। भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर अपनी पूरी कमर कसती नजर आ रही है। आगामी लोकसभा चुनाव में मिशन 80 का टारगेट लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी कोई कील काटे नहीं छोड़ना चाहती है। यही कारण है कि निकाय चुनाव में तमाम जो नेता बगावती हो चुके थे और तमाम नेता जो अन्य दलों से आए थे उनको देखते हुए पूरा बूथ लेवल से लेकर प्रदेश स्तर तक बदलाव की एक बयार देखी जा रही है। माना यह जा रहा है कि आगामी 30 मई से 30 जून तक, जो कि 9 साल मोदी सरकार के पूरे होने पर 1 महीने का महासंपर्क अभियान चलाया जाएगा। उसी महासंपर्क अभियान के बाद यानी 30 जून को तमाम परिवर्तन, जो अमूलचूल परिवर्तन आप कह सकते हैं, बूथ लेवल से लेकर प्रदेश लेवल तक देखा जाएगा। बूथ अध्यक्ष बदलने की तैयारी हो रही है, महानगर अध्यक्ष बदलने की तैयारी हो रही है, जिला कार्य समिति में तमाम पदाधिकारियों को बदलने की तैयारी हो रही है। मंडलीय स्तर पे जो मंडलीय कमेटियां हैं वहाँ भी मंडल अध्यक्ष और मंडल महासचिव या महामंत्री लोगों तमाम पदाधिकारियों को बदलने की तैयारियां चल रही हैं। प्रदेश स्तर पे भी जो लोग अपना 2 बार यानी 2 साल का 2 बार का कार्यकाल देख चुके हैं उनको भी अपने पद से हटना पड़ेगा, या यूँ कह लें कि प्रदेश स्तर पे प्रदेश संगठन उसको हटा देगा। यानी कि इस महासंपर्क अभियान में जो डोर टू डोर एक अभियान चलना है, तमाम योजनाओं की पत्रावलियां घर घर तक पहुंचानी है, तो उसमें हो सकता है ये भी देखना हो कि इस 1 महीने में किस पदाधिकारी का रिपोर्ट कार्ड कैसा है, उसने आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनज़र
किस तरह की मेहनत की है और उसके उस मेहनत का परिणाम का एक अनुमान लगाते हुए उनके पद पर विचार किया जाएगा। लेकिन यह बात पूरी तरह से तय है कि लगभग तमाम पदाधिकारियों को हटाया जाएगा 30 जून 2023 तक, क्योंकि माना यह जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय कमेटी से लेकर प्रदेश कमेटी तक यह मान के चल रही है कि आगामी लोकसभा चुनाव में नए लोगों को जिम्मेदारी दी जाए ताकि वह नए उत्साह से पार्टी के लिए काम करें और नए तरीके से अपनी कर्मठता और निष्ठा को जाहिर करेंगे। इसमें यह भी माना जा रहा है कि जो अभी नगर निकाय चुनाव हाल ही में बीते हैं, इसमें तमाम भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी बागी हो चुके थे। उन बागियों को मनाने की कोशिश भी की गई, लेकिन वह नहीं माने और कहीं ना कहीं किसी न किसी निर्दल या अन्य प्रत्याशी के साथ खड़े होते नजर आए। हालांकि उन सभी लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, लेकिन इसी के साथ साथ उसके समानांतर अगर हम देखें तो तमाम विपक्षी दलों के नेता, कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। अब जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी उन कद्दावर नेताओं से कुछ वादे किए होंगे और जाहिर सी बात है कि उन नेताओं के कुछ अपने इरादे भी होंगे। अब उन इरादों और वादों के बीच निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई समायोजन की बात होगी और वो समायोजन होना लगभग तय है, जिसे 30 जून तक देखा जाएगा। अब आने वाले समय 30 जून तक भारतीय जनता पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए किस तरह के और कितने परिवर्तन करती है, किन किन पदाधिकारियों को कहां कहां भेजती है या हटाती है या शामिल करती है, ये तो 30 जून के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल कैमरामैन संदीप के साथ शिव कृपाल मिश्रा, प्राइम न्यूज़, लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जनपद न्यायाधीश बृजेंद्र मणि त्रिपाठी के आदेश पर गोंडा में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन आज किया गया, जिसमें 10 बजे से 5 बजे तक ये राष्ट्रीय लोक अदालत चलना है। अपर जिला न्यायाधीश नितिन श्रीवास्तव ने बताया, जो कि सचिव उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण भी हैं, उन्होंने बताया कि आज 10 बजे से 5 बजे के बीच में गोंडा के 99,499 मुकदमे, ये प्री लिटिगेशन के जो हैं, आर्बिट्रेशन के हैं, कर प्रतिकर के हैं या चालानी हैं, ऐसे मुकदमों को लेकर जो है एक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है, जिसमें जनपद न्यायालय के साथ ही जनपद की चारों तहसीलों को भी ये किया गया है कि जिनके पास में जो भी हैं वो अपने पास की तहसील में पहुंच जाएं, वहीं उनका निस्तारण हो जाएगा। जो भी आर्बिट्रेशन के हैं, मध्यस्थता के हैं, ऐसे मुकदमे भी, पारिवारिक मुकदमे हैं, इन लोगों का भी वहां पर बुलाया गया है कि जो सुलह समझौते से निस्तारण हो सकता है, ये सब अपने पास के तहसील में या जनपद न्यायालय में आकर राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने मुकदमे को खत्म करा, क्योंकि अभी 5 बजे तक राष्ट्रीय लोक अदालत चलना है। इसके बाद में पता चल पाएगा कि ये राष्ट्रीय लोक अदालत जो आज आयोजित की गई है, इसमें कितने मामलों का निस्तारण हो पाता है, ये राष्ट्रीय लोक अदालत आज कितनी सफल हो पाती है। प्राइम न्यूज़ गोंडा के लिए भूपेंद्र द्विवेदी। रायबरेली जिले में एक बार फिर से खून के रिश्ते तार-तार होते हुए देखे गए हैं। मामला रायबरेली जिले के सरेनी कोतवाली क्षेत्र का है, जहां भक्ताखेड़ा गांव में एक युवक के उसके सगे भाइयों ने ही उसे लाठी डंडों और कुल्हाड़ी से काटकर मौत के घाट उतार दिया है। वहीं ग्रामीणों की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं सीओ महिपाल पाठक ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र के भक्ताखेड़ा गाँव के रहने वाले देशराज के भाई हरिश्चंद्र और धीरेंद्र व कल्लू ने मिलकर पहले शराब पी और शराब के नशे में ही देशराज के घर पहुंच गए। देशराज को सोते समय ही जगाया और उसे लाठी डंडों से पीटना शुरू कर दिया। जब तक वो कुछ समझ पाता तब तक उसे लाठी डंडों और कुल्हाड़ी से गंभीर रूप से घायल कर दिया। वहीं बीच बचाव करने आई उसकी पत्नी अनसुईया को भी दबंगों ने नहीं छोड़ा और उसे भी लाठी डंडों से पीटकर घायल कर दिया है। यही नहीं, देशराज को ये दबंग तब तक पीटते रहे जब तक देशराज की मौत ना हो गई। वहीं मौत होने के बाद ये दबंग मौके से फरार हो गए। वहीं ग्रामीणों की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने देशराज के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया गया है। यही नहीं, जब आरोपियों से पूछताछ की गई
तो उन्होंने बताया कि घर में शादी समारोह था और उसमें देश राज शामिल नहीं हुआ था। इसी बात को लेकर नाराजगी थी और इसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसमें देश राज की हत्या की गई है। वहीं उन्होंने कहा कि एक आरोपी को संबंधित धाराओं में जेल भेजा जा रहा है, वहीं 2 अन्य की तलाश चल रही है। जल्द ही गिरफ्तार कर उसे भी जेल भेजा जाएगा। महताब अहमद, प्राइम न्यूज, रायबरेली। पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर जब से बोल रहा है, कहीं ना कहीं पुलिस विभाग को दुरुस्त करने के लिए, कानूनी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस वाले कैसे सक्रिय हों, इसको लेकर उन्होंने उनके स्थान परिवर्तन को विशेष महत्व दिया। यह देखते हुए आए दिन कहीं ना कहीं पुलिस अधीक्षक के द्वारा पुलिस वालों का स्थानांतरण किया जाता है, उनका कार्यक्षेत्र बदला जाता है, जिससे वो वहाँ के जनता से मिलकर कहीं कानून व्यवस्था के साथ खेल न कर पाएँ, उनसे मिलकर वो कहीं ऐसा ना हो कि पीड़ित को न्याय देने में कहीं बाधक बन जाए। इसको लेकर आए दिन एक प्रयास उनका जारी होता है, जिसको चलते अभी भी परसों जैसा देखा गया एक बड़े पैमाने पर उन्होंने डायल 112 के चालकों का और साथ में एक निरीक्षक, 4 उप निरीक्षकों का स्थानांतरण किया। वहीं आज उन्होंने 22 वाहन चालकों का स्थानांतरण किया, जिसमें 8 वाहन चालक पुलिस लाइन से लेकर थाने पर भेजे गए। वहीं थानों पर तैनात 8 वाहन चालक को पुलिस लाइन में फिर से बिठा दिया गया है। बताना चाहूँगा कि पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर ने इसके साथ में भौनियापुर खुर्द के पुलिस चौकी इंचार्ज को जहां हथियागढ़ भेजा, वहीं मनकापुर थाने में तैनात संजीव चौहान को इन्होंने भौनियापुर खुर्द का पुलिस चौकी का प्रभार सौंपा है। तो पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर आए दिन कहीं ना कहीं पुलिस व्यवस्था में सुधार करने के संकल्पित दिख रहे हैं। वहीं जो हमारे यहाँ की पुलिस है, कहीं ना कहीं कोई ऐसा कदम उठा लेती है जिससे एक काला धब्बा पुलिस पर जरूर पड़ जाता है। अभी हाल की ही घटना है कि पुलिस की अभिरक्षा में पकड़ा गया अभियुक्त एडवोकेट RK लाल श्रीवास्तव, जो फर्जी जमीन घोटाले से संबंधित था, जिसको जाकर गोंडा की पुलिस रामपुर से गिरफ्तार करके लाती है और रास्ते में कहीं ये बताया जाता है कि उसने पुलिस अभिरक्षा में ही कोई केमिकल पी लिया। ये आकर यहाँ पर इलाज के लिए भेजा जाता है, फिर उसको लखनऊ रिफ़र कर दिया जाता है, वहाँ इलाज करा कर आता है। जब उसको डॉक्टर फिटनेस दे देता है, बावजूद इसके तब उसको न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जेल भेज दिया जाता है। जेल पहुँचने पर जहाँ उसकी हालत ख़राब हो जाती है, पुनः जब वो आता है तो उसे फिर हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है, जहां इलाज के दौरान मौत हो जाती है। हमारे अधिवक्ता साथी जो है गोंडा के, उनका सीधा कहना है कि कहीं ना कहीं ये पुलिस की लापरवाही है। इसमें पुलिस के उच्च पदाधिकारी जो अधिकारी हैं, इनकी भी मिलीभगत है, क्योंकि रामपुर यही नहीं है, यहाँ से 400-450 किलोमीटर दूर जाकर एक उप निरीक्षक मुलजिम लाने नहीं जाएगा, और मुलजिम अगर वो उप निरीक्षक लेकर आता है तो कहीं ना कहीं GD थाने में होती है, नगर कोतवाली का मामला है, तो नगर कोतवाल पर कोई कार्रवाई नहीं होती, उसके देख रेख में ही मुलजिम भेजा जाता है। इसको लेकर अधिवक्ता साथी भी आंदोलित है, लेकिन पुलिस अधीक्षक कहीं ना कहीं पुलिस विभाग में सुधार करने के लिए संकल्पित है। रायबरेली में एक बार फिर से मानवता को शर्मसार कर देने वाला एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल आपको बता दें कि ये वीडियो रायबरेली शहर कोतवाली क्षेत्र के सोनिया नगर का है। सोनिया नगर की रहने वाली एक महिला को उसके ही सास, नंद और जेठ ने मकान में ना हिस्सा देने को लेकर बेरहमी से पीटा है। वहीं पिटाई का वीडियो CCTV कैमरे में भी कैद हुआ है। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया है। वहीं वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं जब इस मामले पर कोतवाली प्रभारी और संबंधित अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि ये वीडियो रायबरेली शहर कोतवाली के सोनिया नगर का है, जहां की रहने वाली एक महिला को उसके मकान में हिस्सा नहीं दिया जा रहा है, जिससे उसकी नंद, सास और जेठ ने उसे पीटा है। पिटाई का वीडियो भी CCTV कैमरे में कैद हुआ है। पीड़ित महिला के द्वारा प्रार्थना पत्र भी मिला है। प्रार्थना पत्र के आधार पर इन महिलाओं और जेठ के खिलाफ मुकदमा भी पंजीकृत किया गया है। जल्द ही इन आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। महताब अहमद, प्राइम न्यूज, रायबरेली।